नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है एनएमआर। एनएमआर में आज पढ़ेंगे एनएमआर सिंगल्स। कोई भी कंपाउंड है वो कितने प्रकार के एनएमआर संकेत देगा वो आज देखते हैं। कोई भी कंपाउंड है उसमें जितने प्रकार के प्रोटॉन पाए जाते हैं, यानी कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं वह उतने ही प्रकार के एनएमआर सिंगल्स देता है। यानी कि किसी कंपाउंड में जितने प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं वह उतने ही प्रकार के एनएमआर सिंगल्स देता है। केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है वो एक ही एनएमआर सिंगल देते हैं, यानी कि एक जैसे प्रोटॉन है वो एक ही एनएमआर सिंगल देते हैं। एक जैसे प्रोटॉन होते हैं उनको कहा जाता है केमिकली इक्विवेलेंट, और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो अलग अलग सिंगल देंगे। अब अपने जानते हैं कि केमिकली इक्विवेलेंट कौन से होते हैं और केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करें अपने मेथेन। तो मेथेन होता है, तो मेथेन में CH4 सूत्र है, तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन एक जैसी होती हैं, यानी कि ये केमिकली रूप से एक जैसी होती हैं। जो सिंगल आता है इनका जो संकेत आता है वो एक जैसा ही आता है, क्योंकि मेथेन की जैसे ज्यामिति देखो ऐसी होती है, इस प्रकार की ज्यामिति होती है, यानी कि चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में ये बिल्कुल एक जैसी पोजीशन पर है, इसको कैसे भी घुमा लो चाहे एक जैसे ही बनते हैं। तो इनका पोजीशन एक जैसी होने के कारण इनका जो एनएमआर संकेत आता है वो भी एक जैसा ही आता है। मेथेन के बाद में बात करते हैं एथेन की। अब एथेन में भी जो 6 के 6 हाइड्रोजन हैं, 6 हाइड्रोजन है वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं, जिसके कारण ये भी इसका भी संकेत क्या आता है, एक आता है। क्यों आता है एक? क्योंकि ऑल 6 प्रोटॉन आर केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। अब देखो एथीन की बात करें अपने। एथीन में क्या होगा, एथीन में देखो इस प्रकार से जैसे इसकी ये संरचना होती है एथीन की, प्रत्येक कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इसमें कार्बन का। अब देखो इसको इस प्रकार से कोई सिमेट्रिकल प्लेन गुजार दिया जाए तो इसको 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। या अपने एक कल्पना करें, यहाँ पर क्या रख दिया, एक दर्पण रख दिया, दर्पण में ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा, तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ इधर से दिख रहा है, और दर्पण में ये हाइड्रोजन ऐसे मान लो ऐसे दर्पण रखा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। या फिर इस प्रकार से दर्पण रख दें अपने, तो ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ दिखेगा। तो अपने एक कल्पना करनी है कि एक बिल्कुल बीच के अंदर दर्पण रख दिया और इधर वाला पार्ट है वो इधर वैसा का वैसा दिखाई देता है या नहीं देता, या अपने ऐसे मानो कि इसको सममिति तल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, सिमेट्रिकल प्लेन। यदि सिमेट्रिकल प्लेन होते हैं तो वो प्रोटॉन होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी कि केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं। यदि सिमेट्रिकल प्लेन नहीं है या दर्पण प्रतिबिंब नहीं है तो वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं होते। तो यहाँ पर तो देखो यहाँ वाला यहाँ तो ये एक जैसे ही हैं, तो इनका भी एनएमआर संकेत क्या होगा, एक ही आएगा, एक ही एनएमआर संकेत होगा। या मैं इसको ऐसे लिखूं कि इसको ए कह दूं तो ये भी ए है और ये भी ए है और ये भी ए है, तो एक ही आएगा। तो साइक्लोब्यूटेन का सूत्र क्या होता है, CH2 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 CH2, ये साइक्लोब्यूटेन है। तो साइक्लोब्यूटेन में सभी के सभी हाइड्रोजन, सभी देखो एक जैसे हाइड्रोजन लग रही हैं, तो ये क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट हैं, एक जैसे ही है, तो इसका एनएमआर संकेत क्या आएगा, एक आएगा।
अब अपने आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे अपने को पता लग जाएगा केमिकल इक्विवेलेंट है या नहीं है। साइक्लोप्रोपेन है तो उसका भी संकेत क्या आना है, एक आना है, क्योंकि आपको पता है एक जैसे ही लग रही हैं। साइक्लोपेंटेन ले लें तो उसका भी क्या आना है, एक आता है। यहाँ तक तो क्या होता है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इनकी, लेकिन इसके बाद में जो साइक्लोहेक्सेन आता है, साइक्लोहेक्सेन में कई प्रकार की कन्फॉर्मर बन जाते हैं, यानी कि चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, तो उनका भी सामान्य कंडीशन में एक ही आता है। में साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होती है, तो प्लेनर नहीं होती तो फिर किस प्रकार की होती है, तो साइक्लोहेक्सेन में बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत पढ़ा था। बेयर ने क्या बताया कि जो बड़ी साइक्लो एल्केन्स होती है, जो जिसमें कार्बन की संख्या 6 या 6 से अधिक होती है, तो वो प्लेनर नहीं रह पाती, उसमें अपनी विकृति को कम करने के लिए वो कैसी हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है। साइक्लोहेक्सेन की कई फॉर्म मिलती है। साइक्लोहेक्सेन की एक फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है चेयर फॉर्म, इसको कहा जाता है चेयर फॉर्म, और चेयर फॉर्म किस में बदल रही है, बोट फॉर्म में। तो ये चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म लगातार बदलती रहती हैं, और इस बदलने की घटना को फ्लिपिंग कहा जाता है, यानी कि चेयर का बोट में बदलना व बोट का चेयर में बदलना, इस घटना को क्या कहा जाता है, फ्लिपिंग कहा जाता है। फ्लिपिंग के दौरान ऐसा होता है कि एक्सियल हाइड्रोजन हैं वो इक्वेटोरियल हाइड्रोजन में बदल जाते हैं, जबकि इक्वेटोरियल हाइड्रोजन हैं वो एक्सियल हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। एक्सियल व इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दिखाए हैं। एक्सियल का अर्थ होता है इस प्रकार से, जैसे ऊपर या नीचे, इस अक्ष को एक्सियल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल को। लॉन्गिट्यूडनल हो तो इसको कहा जाता है एक्सियल यानी कि अक्षीय, और इस प्रकार से हो हॉरिजॉन्टल तो इसको कहा जाता है वर्टिकल या इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल का मतलब भूमध्य रेखीय या क्षैतिज बोल देते हैं। अब जब फ्लिपिंग में क्या होता है, जैसे कोई एक्सियल है और एक दूसरे अपने मानने इक्वेटोरियल है, तो एक्सियल किस में बदल जाता है, इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल किस में बदल जाता है, एक्सियल में। जैसे मान लो कि ऐसा चेयर फॉर्म में है तो बोट फॉर्म में कैसा होगा, ऐसा होगा। यदि ऐसा चेयर में है तो बोट में ऐसा, बोट में ऐसा तो चेयर में ऐसा। इस प्रकार से फ्लिपिंग क्या होती है, लगातार चलती रहती है, और ये फ्लिपिंग बहुत तेजी से होती है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन देखो एक्सियल व इक्वेटोरियल दो प्रकार की हैं, लेकिन NMR संकेत क्या आता है, एक ही आता है, 1 NMR संकेत। लेकिन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, यदि अपने टेम्परेचर कम कर दिया जाए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर हो जाए, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर हो, तो क्या होगा, ये फ्लिपिंग की क्रिया है वो रुक जाएगी। फ्लिपिंग की क्रिया रुकने पर क्या होगा, एक्सियल और इक्वेटोरियल आपस में बदल नहीं पाएंगे, चेयर बोट में नहीं बदल पाएगी, बोट चेयर में नहीं बदल पाएगी, जिस कंडीशन में क्या होगा, NMR स्पेक्ट्रम लेंगे तो एक्सियल व इक्वेटोरियल है वो दो अलग अलग NMR संकेत देंगे। तो ये इस बात को स्पेशल ध्यान रखना है, ये 1 NMR संकेत तो आएगा नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर का अर्थ ऐसा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो क्या आएगा 1, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, जैसे आपको कह दे -50 डिग्री सेंटीग्रेड कह दे, यानी कि 0 से कितना भी कम कह दे, तो आपको कितना बताना है, 2 NMR सिंगल आएगा, क्योंकि एक्सियल व इक्वेटोरियल का अलग अलग आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आता है, RPSC में ये पूछा गया था कि वहाँ पर डाटा दिया था -70 यानी कि -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर साइक्लोहेक्सेन की कितने NMR संकेत होंगे, 2। तो आप साफ साफ कह दोगे कि इतने कम टेम्परेचर पर
ये फ्लिपिंग की क्रिया रुक गई है तो NMR सिंगल आए हैं 2। तो कुल मिलाकर क्या है, NMR सिंगल देखने का तरीका क्या है कि किसी भी कंपाउंड में जितने प्रकार के हाइड्रोजन यानी कि जितने प्रकार के प्रोटॉन उतने ही प्रकार के NMR सिंगल। तो अब यहाँ पर अपने अभी तक तो देखा एक वाला और फ्लिपिंग रुक गई तो 2 वाले। जिस प्रकार से अपने और एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे एथाइल अल्कोहल है, एथाइल अल्कोहल में कितने प्रकार के हाइड्रोजन है, एक तो ये है, इसको ए प्रकार का हाइड्रोजन कहूँ मैं, तो इन जैसा नहीं है ये, तो इसको क्या कह दूं मैं, बी प्रकार का। इसको ए प्रकार का कहा, इसको बी प्रकार का कहा। तो ऐसा ये नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों नहीं है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और इसको मैंने सी कह दिया। अब आप कहोगे ए और बी में क्या अंतर है, तो एक बी का पड़ोसी ऑक्सीजन है और इस बी का पड़ोसी CH3 है और इस ए का पड़ोसी CH2 है। कोई ऑक्सीजन वाला है क्या, ऑक्सीजन तो दूर रह गया। तो इनके पड़ोसी देख लिया करो, पड़ोसी एक जैसे हों तो केमिकली इक्विवेलेंट है। दिव्य दृष्टि से देखना है बहुत अच्छे तरीके से कि पड़ोसी एक जैसे हैं क्या। पड़ोसी एक जैसे का मतलब बाहर का वातावरण एक जैसा है क्या, बाहर का वातावरण अलग है ना, तो वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। और बाहर चारों तरफ का वातावरण एक जैसा है, इसका मतलब वो केमिकली इक्विवेलेंट है। तो बाहर का वातावरण देखो, वातावरण का बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जैसे बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर 6 प्रोटॉन है यानी कि 6 हाइड्रोजन है। अब देखो ये सभी 6 हाइड्रोजन हैं वो एक जैसे ही हैं यानी कि केमिकली इक्विवेलेंट हैं, इसीलिए इनका NMR सिंगल बताओ कितना होगा, बोलो 1 होगा। तो देखो एक NMR सिंगल लिख दिया है, यानी कि NMR संकेत कितने आएंगे, 1 आएगा। इसी प्रकार से देखो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन की बात हो गई, 1 होता है। इसी प्रकार इसको बोलते हैं टेट्रामेथिलसिलेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है। टेट्रामेथाइलसिलेन, ये टेट्रामेथाइलसिलेन के को शॉर्ट में अपने लिखते हैं टेट्रामेथाइलसिलेन, टेट्रामेथाइलसिलेन TMS। अब ये TMS का उपयोग रेफरेंस के रूप में करते हैं, संदर्भ के रूप में करते हैं। अब ये रेफरेंस क्या होता है, संदर्भ क्या होता है, आपको आगे बताइए। जैसे मान लो आप किसी पोजीशन पर खड़े हो, आप अपने दोस्त को बताते हो कि आप कहाँ से हो, तो आप कैसे बताते हो कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से उत्तर दिशा में या दक्षिण दिशा में जिधर खड़े हो कि मैं 500 मीटर दूर हूँ। तो जो गवर्नमेंट कॉलेज को रेफरेंस देकर बताया है, इसी प्रकार से NMR में रेफरेंस देने के लिए TMS का उपयोग किया जाता है, टेट्रामेथिलसिलेन। अब टेट्रामेथिलसिलेन का उपयोग क्यों किया जाता है, इसमें जो हाइड्रोजन है सभी हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन है यानी कि 12 हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी हाईली शिल्डेड होते हैं। अब ये शिल्डेड क्या होते हैं, डिशिल्डेड क्या होते हैं, इनको भी अपने आगे विस्तार से पढ़ेंगे, जिसके कारण इनका जो NMR संकेत आता है वो बहुत कम डेल्टा पर आता है। जहाँ भी आता है उसका डेल्टा को अपने कह दिया 0 या टो पैमाने में इसको कह दिया 10। अब ये टेट्रामेथिलमीथेन है या इसको 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन कहें, इसमें भी सभी हाइड्रोजन हैं वो एक जैसे ही हैं, तो इसका भी NMR संकेत क्या आ जाएगा, 1। इसी प्रकार एसीटोन में जैसा CH3 ये 3 हाइड्रोजन है, वैसे ही इधर वाले भी 3 हाइड्रोजन है, एक जैसे ही हैं, इसलिए इसका NMR संकेत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 3 हाइड्रोजन अलग टाइप की हैं, ये 2 हाइड्रोजन अलग टाइप की हैं। तो यहाँ पर कितने NMR सिंगल आएंगे, 2 प्रकार के NMR सिंगल आएंगे। अब देखो यहाँ पर कितने आएंगे, कई विद्यार्थी तो जल्दबाजी में कि ऊपर नीचे वाले एक जैसे हैं, 1 ही आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन हैं तो इनको भूलना नहीं है। तो अब बताओ कितने प्रकार के, इसको मैं A कहूँ तो इसको भी क्या कहना पड़ेगा मेरे को, A, एक जैसे ही है तो। और ये
ये इसका पड़ोसी CH3 है, इधर वाले का पड़ोसी भी नीचे वाला CH3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या निकल रहा है, एक सिमेट्रिकल प्लेन निकल रहा है, ऐसे भी एक सिमेट्रिकल प्लेन निकल रहा है। तो ऐसे देखा तो भी एक जैसे हैं, ऐसे देखा तो भी एक जैसे हैं। यानी कि ये हाइड्रोजन को अपने बी टाइप का कह दें तो कितने प्रकार के संकेत आएंगे, 2 प्रकार के। यानी कि हाइड्रोजन जितने प्रकार के, NMR संकेत उतने ही प्रकार के। देखो कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, तो आप सिमेट्रिकल प्लेन गुजार कर देख लेना। ऐसा मान लो कि दर्पण है, दर्पण में इसके ऊपर CH3 है, तो क्या नीचे भी CH3 है क्या? हाँ, तो इसका मतलब ये एक जैसे ही है। यहां पर दर्पण रख कर देखो, जैसे इधर हाइड्रोजन है तो क्या इधर भी है? हाँ, तो एक जैसी है। इसको बी कहा है तो मैंने इसको भी कहेंगे। इधर हाइड्रोजन है तो इधर भी है क्या? तो एक जैसी हैं। तो वो क्या होते हैं, अपने उनको कह सकते हैं 100% केमिकली इक्विवेलेंट हैं। तो दर्पण वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखना, थोड़ा ध्यान में रखना, और जितने भी आप प्रॉब्लम कर देखोगे तब आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन की आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सभी हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन है, वो सभी केमिकली इक्विवेलेंट हैं। एक जैसे हाइड्रोजन सबको लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका क्या होगा, 1 NMR सिग्नल होगा, एक ही NMR सिग्नल होगा। अब अपने देखना चाहते हैं कि इस हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह क्या लिखा हुआ मिल जाए आपको, क्लोरीन मिल जाए। तो क्या एक ही NMR सिग्नल रहेगा या ज़्यादा हो जाएंगे, इसको देखो। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को मैं A मान लूं, इस हाइड्रोजन को कौन सा मान लिया, A मान लिया। तो क्या ये हाइड्रोजन ऐसा ही है? तो ऐसा ही इसको मान लो कि एक प्लेन इसको इस प्रकार से गुजर रहा है, इस प्रकार से कोई ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उसमें से जैसे आगे वाला इस प्रकार से है, और इसको इस प्रकार से कोई प्लेन गुजर रहा है, इस प्रकार से ऐसे कोई प्लेन गुजर रहा है। या आप ऐसे मानो कि ऐसे कोई क्या है, ऐसे कोई क्या रखा हुआ है, एक दर्पण रखा हुआ है। दर्पण बीच में एकदम काट कर रखा हुआ है। तो इधर वाला इधर दिखेगा, इधर वाला पूरा इधर दिखेगा। यानी कि एक कोई प्लेन गुजर सकता है यहाँ से, ये तो कट ही जाएगा। अब आपको क्लोरीन, तो क्लोरीन तो कट ही जाएगा, प्लेन गुजरेगा तो ये तो प्लेन पर ही आ गया। तो इधर वाला वैसा का वैसा इधर दिखता है। इसका मतलब ये A है, तो ये A ही है। और इसको मैं A कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि इस हाइड्रोजन के सामने ही क्लोरीन है और इस हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन ही है। ये तो ऊपर की तरफ रह गए, प्लेन के ऊपर है, जैसे इस प्रकार से है ये। तो ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर है, और ये तीनों हाइड्रोजन है वो प्लेन के नीचे है। तो इस हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन है, लेकिन इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन है। तो ऐसा नहीं है, ये A जैसा नहीं है। तो इसको क्या मान लूँ मैं, B मान लूँ। तो B मान लूँ, लेकिन इसके सामने भी हाइड्रोजन है, इसके साथ इधर भी हाइड्रोजन है, इसके इधर भी है, इधर भी है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे ही हैं। तो इसको B कहूँ तो मैं इसको क्या कहूँगा, बोलो? B ही कहना पड़ेगा मेरे को। अब देखो ऐसा हाइड्रोजन कोई दूसरा नहीं है, ऐसा कोई और नहीं है। तो इसको मैं क्या कह दूं, C प्रकार का हाइड्रोजन कह दूं। तो आपके ध्यान में आया कि कितने प्रकार के NMR सिग्नल आए, बोलो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हाइड्रोजन, तो 3 प्रकार के NMR सिग्नल आएंगे। देखो इसमें एक ही था, अपने एक हाइड्रोजन को कम किया है। तब आप ये मत सोच लेना एक हाइड्रोजन कम हो गया तो संकेत एक से भी कम हो जाएगा। देखो पहले 6 हाइड्रोजन का संकेत एक आया, क्योंकि सभी एक जैसे थे। अब एक चला गया, क्लोरीन ने आकर सभी खेल बिगाड़ दिया आना। अब कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए इसमें? 3 प्रकार के हो गए। अब देखो इसमें जैसे मान लो कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन चला गया और इसके बदले में कौन आया? CH3 आया, मिथाइल समूह आया।
तो इस प्रकार से याद कर लेते हैं कि इसको हाइड्रोजन को उठाकर कुछ जोड़ देते हैं तो उतने ही प्रकार के NMR संकेत आते हैं, लेकिन दिमाग लगाना है आपको। अब देखो, इसको मैं ए कहूँगा तो बोलो इसको भी क्या कहना पड़ेगा, ए। वैसी बात है जैसे ये है, इसको बी कहूँगा तो इसको भी बी कहना पड़ेगा, और इसको सी कहूँगा, ऐसा कोई है नहीं। तो तीन ही प्रकार के NMR संकेत होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? देखो, ये सिर पर बैठा है एक ऊपर बैठा है, उसके पास भी तो हाइड्रोजन है। इन तीनों हाइड्रोजन का एक संकेत और आएगा। ये कौन से प्रकार का? डी प्रकार का। तो बोलो कितने प्रकार के NMR संकेत आए? 4 प्रकार के। 4 टाइप NMR सिग्नल प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने प्रकार के NMR सिग्नल? 4 प्रकार के। अब देखो, ये साइक्लोब्यूटेन है, एक जैसे हाइड्रोजन है। देखो सभी हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन कहाँ गया है? ये रहा, आ चुका है ये हाइड्रोजन है। ये सभी एक जैसे हाइड्रोजन है, तो क्या संकेत आएगा इसका? एक ही संकेत आएगा। लेकिन कोई गड़बड़ी कर दे, गड़बड़ी क्या कर दे, ये हाइड्रोजन कहीं चला जाए और इस हाइड्रोजन की जगह मान लो क्लोरीन आ गया, तो बताओ अब कितने NMR संकेत हो गए? अब इसको मैं ए कहूँ तो क्या इसको ए कह सकता हूँ क्या? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि इसके ऊपर तो क्लोरीन है और इसके ऊपर क्लोरीन थोड़ी है, तो इसको मैं बी कहना पड़ेगा। दूसरी टाइप का हो गया तो इसको बी मान लो, सी मान लो, कुछ भी मान लो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए बी सी दो आप। तो आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी दे सकते हो, PQRS भी दे सकते हो। अपने को तो गिनना है कितने प्रकार के हैं। कोई से को दे दिया, जैसे इसको ए दे दिया, इसको बी, इसका मतलब ये एक जैसे नहीं है। और ये एक जैसी है क्या? नहीं है, क्योंकि इसका पड़ोसी हाइड्रोजन और इसका पड़ोसी क्लोरीन। तो ये भी अलग प्रकार का हो गया। बी और सी, देखो इसके ऐसा है और इसके भी वैसे के वैसे हैं, तो ये भी ये ऐसे कैसी हैं? बी और सी जैसे। और अब देखो, इसको मैं ए बी सी कह दिया, इसको मैं डी कह दूं। डी क्यों कह दिया? इसके देखो क्लोरीन नजदीक है, इससे क्लोरीन क्या हो गया? दूर हो गया, तो ये अलग ही टाइप का हो गया। तो इसको मैं क्या कह दूं? डी कह दूं। इसको डी कह दूंगा तो इसको क्या कहना पड़ेगा? ई। तो देखो कितने प्रकार के हो गए? ए बी सी डी ई। तो कितने प्रकार के? 1 2 3 4 5। तो कितने प्रकार के NMR सिग्नल आए हैं भाई? 5 प्रकार के। तो 5 प्रकार के NMR सिग्नल आ जाते हैं। देखो, एक क्लोरीन, पहले सब एक ही था, एक हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन भी जुड़ जाए तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन हो गए? 5 प्रकार के हाइड्रोजन। ध्यान देना इसमें 5। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह क्या हो गया? CH3 आ गया। मान लो CH3 आ गया, तो वही है कि 5 और ये एक हाइड्रोजन, ये 5+1 वाला रूल लग जाएगा, तो 6। तो इसमें कितने प्रकार के संकेत आएंगे? 6 प्रकार के आएंगे। 6 प्रकार के NMR सिग्नल होंगे। NMR सिग्नल कितने आते हैं? 1। तो इसमें 1 NMR सिग्नल आता है। यदि एसीटोन में आप सभी को पता है कि अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6। जो ये कीटो ग्रुप है और ये क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इस प्रकार की कंडीशन बन जाए तो इसमें टोटोमेरिज्म पाई जाती है। टोटोमेरिज्म का अर्थ है चलाव्यता। तो चलाव्यता में क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन अपनी पोजीशन बदलकर, जैसे ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही अल्फा हाइड्रोजन रहे, एक अल्फा हाइड्रोजन था, उसको मैंने ऐसे दिखा दिया, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और ये डबल बंध टूट जाता है, यहाँ पर डबल बंध बन जाता है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म में कीटो फॉर्म बोलते हैं इसको, और इसको डबल बंध का अनुलग्न ईन होता है, और एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है? ओल। एल्कोहल तो अनुलग्न ओल होता है, यानी कि ये क्या बन गया? इन प्लस ओल, इसको कहा जाता है इनोल। इन और ओल जब दोनों एक साथ हो तो उसे कहा जाता है इनोल। तो इसमें क्या हो गया? आपने टोटोमेरिज्म में पढ़ा था, टोटोमेरिज्म का वीडियो है अपने, तो ये आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो प्रकार के हाइड्रोजन है,
इसमें तो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन है, ये सभी के सभी 6 हाइड्रोजन है, वो केमिकली इक्विवेलेंट है। लेकिन इसमें देखो आप, ये नाम वगैरह तो आप सभी जानते हो। इसमें देखो ये जैसा हाइड्रोजन है वैसा इनमें से कोई नहीं है, तो ये एक प्रकार का है। ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं बी प्रकार के, और ये क्या है सी प्रकार का। तो कितने NMR सिग्नल आएंगे? 3। यानी किट्टो फॉर्म में तो एक NMR सिग्नल आया, जबकि इनोल फॉर्म में कितनी आ गई? 3। तो किट्टो इनोल आपको ऐसे कह दे, एसीटोन की इनोल फॉर्म में कितने NMR सिग्नल होंगे, कितने NMR सिग्नल देगा? तो 3। अब ये एसीटोन ही है। अब लेकिन अपने एसीटोन के बारे में तो पढ़ ही लिया, तो अपने पढ़ना चाह रही हैं एस्टर के बारे में। एस्टर में क्या होता है कि बस एक ऑक्सीजन और होता है, बाकी वैसा का वैसा है। वैसा का वैसा होने के कारण ही मैंने एसीटोन जैसा ही है। देखो यहाँ पर कीटोन की झलक आ रही है, एसीटोन की झलक आ रही है, तो ये इसमें इनोल फॉर्म बन जाएगी। इनोल फॉर्म कैसे बनेगी? अभी बनाई है अपने ने कि यहाँ पर यह हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर डबल बंध बन जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा ही है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ गया, यहाँ पर डबल बंध बन गया, यहाँ पर CH है और यहाँ पर COOCH3। तो ये बन गया कीटो फॉर्म। किस में बदल गया? इनोल फॉर्म में। इसे तो कहेंगे अपने कीटो फॉर्म है एक प्रकार की, ये क्या है? इनोल फॉर्म। अपने तो मुख्य रूप से बात किसकी कर रही है? नंबर ऑफ NMR सिग्नल कितने होंगे। तो ये इसका नाम तो क्या होता है? एसिटिक एस्टर, ये होता है एसिटोएस्टिक एस्टर, और ये एसिटोएस्टिक एस्टर की इनोल फॉर्म होती है। तो इसमें देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? ऐसा हाइड्रोजन इनमें बाकी में नहीं है कि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर कीटो फॉर्म भी हो, यानी कि ऐसा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसको बी कहूँ मैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी कहें, तो ये कितने NMR संकेत देगा? 3। अब देखो ये कितने देगा? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो कितने प्रकार के NMR संकेत दे देगा? 4 प्रकार के। ऊपर वाला 3 प्रकार का, नीचे वाला 4 प्रकार का। अब देखो इसकी इनोल फॉर्म है वो स्टेबल भी होती है। कैसे स्टेबल होती है? बाई हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? जैसे देखो CH3, फिर C, फिर डबल बंध है, फिर C के साथ H है, उसके बाद में सिंगल बंध C, फिर डबल बंध O, फिर OCH3 है, और इधर देखो O के साथ क्या है? H है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इस पर -डेल्टा और इस पर +डेल्टा। इसी प्रकार से इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इस पर -डेल्टा और इस पर +डेल्टा। प्लस और माइनस के बीच में एक आकर्षण, इसी आकर्षण को तो क्या कहा जाता है? H बॉन्ड। और ये H बॉन्ड बनने के कारण ये क्या हो गया? स्टेबल कंपाउंड हो जाता है, स्टेबल बाई H बॉन्ड। साइक्लिक वलय होती है। साइक्लिक वलय यदि 5 या 6 सदस्य की वलय होती है वो ज़्यादा स्थायी होती है। मोर स्टेबल साइक्लिक जो चक्रीय वलय होती है वो ज़्यादा स्थायी कौन सी होती है? 5 या 6 की। तो 6 की सबसे ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विकृति होती है वो बहुत कम आती है, यानी कि इसमें बेयर की विकृतिवाद सिद्धांत से के कारण 5 और 6 की में विकृति है वो बहुत कम आती है, तो उसका स्थायित्व तो ज़्यादा होता है। तो ये तो अपने हुए NMR सिग्नल क्या होते हैं, NMR सिग्नल कैसे याद किए जाते हैं, यानी कि जितने प्रकार के हाइड्रोजन उतने प्रकार के NMR सिग्नल। केमिकल शिफ्ट क्या होता है? ये 3 हाइड्रोजन है तो 3 संकेत आएंगे, वो 3 संकेत कहाँ आएंगे, उसका डेल्टा पैमाने पर मान क्या होगा, केमिकल शिफ्ट क्या होगा, शिल्डिंग क्या होती है, डीशिल्डिंग क्या होती है, तो ये अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो कृपया अपने वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों को के पास पहुंचाने का कष्ट करें। तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक।
थैंक्स। टोटोमेरिज्म से एनएमआर स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है और एनएमआर सिंगल्स की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एनएमआर संकेत पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये एसीटोन है, एसीटोन आप जानते हो, और एसीटोन के एक हाइड्रोजन को उठाकर एसीटोस में जोड़ दिया, एसीटोस में कहा जाता है CH3CO को, तो क्या बन गया ये एसीटोन। और ये एस्टर था, एस्टर का मतलब ये था CH3COOCH3, और इसके एक हाइड्रोजन को उठाकर क्या जोड़ा गया है CH3CO, तो ये क्या बन गया एसिटिक एस्टर, तो ये एसिटिक एस्टर है। अब इसमें टोटोमेरिज्म क्या कैसे पाई जा सकती है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है वो समझो कि टोटोमेरिज्म में अल्फा हाइड्रोजन है वो इस प्रकार से चेंज होता है। देखो कि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसको 2 को एक अल्फा हाइड्रोजन को मैं अलग से दर्शा दूं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर, और यहाँ वाला डबल बंध यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर CH2 बन रहा है, तो ये क्या बन गया इसका एसीटोन का टोटोमर बन गया। टोटोमर जिसको चलावेवी कहा जाता है, चलावेता कहा जाता है टोटोमेरिज्म, और ये टोटोमर बन गया। टोटोमेरिज्म को डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। डेक्स्ट्रोट्रोपिज्म का अर्थ होता है गति करना। बंद डबल बंद ने भी क्या की है, गति की है। डेस्मो का अर्थ होता है गति करना, तो डबल बंद गति कर कर यहां से यहां पहुंच गया है, हाइड्रोजन यहां से यहां पहुंच गया है। अब देखो, अब एसीटोन समझने के बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। एसीटोन में इधर वाले हाइड्रोजन और इधर वाले हाइड्रोजन बिल्कुल समान है, इसको अपने कहें कि केमिकल इक्विवेलेंट है, बिल्कुल समान है, जिसके कारण यहाँ पर तो जो NMR सिंगल आएगा वो आएगा 1 NMR सिंगल। एक जैसे हाइड्रोजन है तो उनका NMR सिंगल भी एक ही आता है, लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन अलग टाइप की है, इसका सिंगल को मैं A कहूँ, और ये हाइड्रोजन अलग टाइप की है, इसके सिंगल को मैं B कहती हूँ, और ये हाइड्रोजन अलग टाइप का, इसका सिंगल को मैं C कहूँ। अलग टाइप का होने का अर्थ है कि इनके पड़ोसी, इनकी जो व्यवस्थित होने का तरीका है वो अलग अलग है। देखो, इन हाइड्रोजनों के नज़दीक कार्बन है, सिंगल बंध से कार्बन है, जबकि इन हाइड्रोजनों के नज़दीक डबल बंध से कार्बन है, और इस हाइड्रोजन के पास जुड़ा हुआ ये ऑक्सीजन है, यानी कि तीनों के पड़ोसी, तीनों का जो वातावरण है वो अलग है। तो जब वातावरण अलग हो जाए तो वो नॉन केमिकल इक्विवेलेंट होते हैं, जिसके कारण उनका जो NMR सिंगल आता है वो अलग अलग आता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटॉन हो गए, तो NMR सिंगल कितना क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखो इसमें कितने प्रकार के प्रोटॉन हैं, अभी देखें तो ये और ये एक जैसे ही है, क्योंकि इनके CO समूह है, इसके भी CO समूह है, फिर CH2 आता है, इनके भी फिर CH2 आता है, ये एक जैसे ही है। तो इसको A कहें, इसको A कहें, A का मतलब इसके संकेत को मैं A से दर्शाऊं, तो अब ये CH2 वाले तो अलग हो गई, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ये 2 ही है, तो इसको क्या कहेंगे मैं B, तो यहाँ पर NMR सिंगल की संख्या क्या होगी 2। लेकिन जब ये टोटोमेरिज्म दर्शा देता है, टोटोमेरिज्म का मतलब मान लो ये जो हाइड्रोजन था वो इधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बन गया OH, और यहाँ पर जो डबल बंध था वो यहाँ आ गया, तो यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर डबल बंध बन गया। तो इस प्रकार से व्यवस्था हो गई, इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। तो जैसे इस समूह को अपने कौन सा समूह कहा जाता है, कीटो, और कीटो किसमें बदल गया, डबल बंध को क्या कहा जाता है, इन, और सिंगल बंध OH को क्या कहा जाता है, ओल, और इन प्लस ओल को क्या कहेंगे, इनोल। तो कौन सा समूह, कीटो समूह इनोल में बदला है, इसीलिए इस आइसोमेरिज्म को कीटो इनोल आइसोमेरिज्म आल्सो कॉल्ड, कीटो इनोल समूहता भी कहा जाता है। हाइड्रोजन कितने हैं, अब देखो ये इस हाइड्रोजनों को मैं इस हाइड्रोजनों के संकेत को मैं A कहूँ, तो देखो ये हाइड्रोजन वैसे नहीं है जैसे ये है, इसके तो सिंगल बंध कार्बन आता है और इससे ऑक्सीजन है, तो ये वैसा नहीं है, तो इसके को मैं B कह दूँ। A B किसी को भी कहा जा सकता है, इसको B कह देता तो इसको C कह देता, A B। और ये भी अलग प्रकार का है, इनमें A B जैसा नहीं है, तो इसको क्या कह दिया, C।
और फिर इसको क्या कहूँगा मैं, डी। अब आप कहोगे ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये इनका कोई संकेत एक जैसा नहीं आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनके चारों तरफ का वातावरण एक जैसा नहीं है। चारों तरफ का वातावरण एक जैसा नहीं हो तो संकेत अलग अलग आता है। चारों तरफ के वातावरण का अर्थ है, जैसे देखो इसके कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है और इधर क्या जुड़ा हुआ है, इसके देखो इसका पड़ोसी कीटोन है और इसका पड़ोसी क्या है, इनरोल है। तो पड़ोसी तो यही सबसे पहले ही मिल रही है अलग अलग। तो संकेत कितने आए? 1 2 3 4 NMR सिंगल आएंगे। ये कितने संकेत देगा? 4 NMR सिंगल। इसी प्रकार से एसिटोएसिटिक एस्टर में क्या होगा, देखो इसके को संकेत को मैं ए कहूं तो अब इसको भी ये नहीं कह सकता क्योंकि इसका पड़ोसी कीटोन है, इसका पड़ोसी ऑक्सीजन ही है। तो इसको बी कह दूं मैं या क्रम वाइज दे दूं मैं, ए इसको अपने बी कहें, ये तो अलग ही है, और इसको मैं सी कहूं तो इसकी NMR सिंगल कितनी है? 3 NMR सिंगल है। इसके 3 NMR सिंगल थे। जब ये कीटो समूह इनोल में बदल जाए, जैसे देखो CH3CO और CH2, ये हाइड्रोजन कहाँ पहुँच गया? यहाँ। और ये डबल बंद कहाँ पहुँच गया? यहाँ। और बाकी आगे वाला में कोई चेंजिंग हुई नहीं है, आगे वाला सौदा वैसा का वैसा ही है। तो ये बन गया इन कीटो से इनोल ग्रुप है। और इसमें देखो हाइड्रोजन के टाइप, कितने टाइप के हाइड्रोजन है? ए बी, ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ए बी सी और डी। तो कितने प्रकार के हाइड्रोजन आपको दृष्टिगोचर हो रही है? 4 प्रकार, क्योंकि सभी अलग अलग टाइप की है। तो इसमें क्या आएगा? 4 NMR सिंगल आएगा। अधिक होगी किसमें? इनोल की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होगी। तो इनोल की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक के लिए इनमें कोई और नई घटना घट जाए जिसमें CO समूह ज़्यादा होते हैं, उसकी इनोल की मात्रा ज़्यादा होती है। अब देखो इसमें और भी कोई कंडीशन हो सकती है कि हाँ, यदि हाइड्रोजन बंध बना ले तो हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी हो जाते हैं। जैसे देखो ये CH3C, फिर डबल बंध CH है, फिर C डबल बंध OCH3, ऐसे इसी को लिखा है। अरे यहाँ पर क्या है? O और H। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है और इसकी कम होती है, तो इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, इसी प्रकार इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, प्लस माइनस के बीच में एक अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है? H बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का निर्माण हुआ भाई? H बॉन्ड बन गया। इसी प्रकार से CH3COH डबल बंद CH, डबल बंद OCH3, और यहाँ पर भी क्या बन गया? H बॉन्ड बन गया। और ये H बॉन्ड कौन सा है? इंट्री या इंट्रा? एक ही मॉलिक्यूल में है तो इसको क्या कहेंगे? इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड बना है। और ये भी कौन सा है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बन गया। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड बनने के कारण अब ये ज़्यादा स्थायी हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग बन गई बीच में। क्या बना? ये साइक्लिक रिंग बन गई। साइक्लिक रिंग का मतलब चक्रीय वलय बन गई। और जिस कंपाउंड में चक्रीय वलय ज़्यादा पाई जाती है वो ज़्यादा स्थायी होता है। और ये देखो कितने सदस्य की चक्रीय वलय है? 6 मेंबर्ड रिंग है। और 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो मोर स्टेबल होती है। 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल होती है। क्यों मोर स्टेबल होती है? 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में तनाव, स्ट्रेस बहुत ही कम पाया जाता है। स्ट्रेस कम होने के कारण इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो थैंक्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल राजेश लखेरा।